इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर है 1950 से 1990 तक। सो इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। हमारे इंडिया में कितने तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं? हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है यूएसए एंड यूके में। सोशलिस्ट इकोनॉमी चलती है रशिया या अर्स्टवाइल चाइना में भी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। सो लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म में सबसे पहले क्या होता है? ओनरशिप ये प्राइवेट फर्म्स के पास होती है, लेकिन सोशलिज्म जहाँ भी चलती है वहाँ पे ये गवर्नमेंट और कॉपरेटिव्स के पास होती है, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप अवॉइड करते हैं सोशलिस्ट सेक्टर में। इक्वालिटी होती है, इनकम डिटर्मिन बाय मार्केट फोर्सेस कैपिटलिज्म में। जिसके पास पैसा है वो रिचर कहलाएगा। यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। प्राइसेस डिटर्मिन बाय सप्लाई एंड डिमांड, यहाँ पे प्राइस कंट्रोल्स रहते हैं सोशलिज्म में। मार्केट इंसेंटिव्स एनकरेज फर्म्स टू कट दी कॉस्ट। मार्केट इंसेंटिव्स जितने भी हैं वो फर्म्स को एनकरेज करते रहते हैं कि वो कॉस्ट रिड्यूस करें। यहाँ पे गवर्नमेंट की ओन्ड फर्म्स हैं, सो उसमें कम ही इंसेंटिव होते हैं एफिशिएंट बनने के लिए। टैक्सेस, लिमिटेड टैक्सेस हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेस हैं, जिसके पास इनकम बढ़ेगी उसका टैक्स रेट भी इंक्रीज़ होगा। हायर स्पेंडिंग ऑन पब्लिक सर्विसेज पे ज़्यादा पैसा स्पेंड होता है। हेल्थ केयर लेफ्ट टू फ्री मार्केट। सो हेल्थ केयर बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे है, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट डिटर्मिन करती है हेल्थ केयर को, नॉर्मली वो फ्री होता है। प्रॉब्लम्स, इनइक्वालिटी, मार्केट फेलियर एंड मोनोपोली, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। इनएफिशिएंसी ऑफ स्टेट इंडस्ट्री, रेड टैपिज्म, लेस इंसेंटिव्स, ये प्रॉब्लम है सोशलिज्म की। एडवांटेजेस क्या है कैपिटलिज्म के? डायनेमिक इकोनॉमी बनती है। डायनेमिक मतलब चेंजिंग, जैसे जैसे डिमांड चेंज होगी वैसे वैसे इकोनॉमी चेंज होती रहती है। इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन, नई चीज़ अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, सोशलिज्म में इक्वल स्टेटस रहता है सबका एंड अटेम्प्ट टू ओवरकम मार्केट फेलियर। जितने भी मार्केट फेलियर्स हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। कैपिटलिज्म के प्रॉज एंड कॉन्स। बेसिकली जो कैपिटलिज्म पीछे हमने पढ़ा ना, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, सो सोशलिज्म के जितने भी एडवांटेजेस हैं वो इसके कॉन्स हैं कैपिटलिज्म के, और वाइस वर्सा। सो प्रॉज क्या हैं? इंसेंटिव टू बी रिच, एनकरेज इनोवेशन। अमीर बनना, रिच बनना, ये इंसेंटिव है एक सबसे बड़ा, तो इससे इनोवेशन आती है, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। फर्म्स को इंसेंटिव दिया जाता है एफिशिएंट बनने के लिए। कंज्यूमर्स देयर सॉवरेनिटी होती है, यानी कि दे आर फ्री टू चूज़ कौन सा प्रोडक्ट वो चाहते हैं। इट प्रिवेंट्स लार्ज ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ही कम होता है, ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल कम होता है। बेटर देन ऑल्टरनेटिव्स, जो भी इनके ऑल्टरनेटिव्स हैं ये उनसे अच्छा है, बाकी ऑल्टरनेटिव से कैपिटलिज्म इज़ बेटर। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, इससे मोनोपोली होती है। पावर एंड एक्सप्लॉइट दी कंज्यूमर्स, सो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर सकता है जिसकी मोनोपोली पावर बन गई। फर्म्स विद दिस पावर कैन पे लो वेजेस, जिसकी मोनोपोली होगी ना वो फिर अपने आप जो मर्जी करे, वो एक्चुअली उस केस में सिंगल ही सेलर होता है, क्योंकि सिंगल सेलर है, सिंगल प्रोड्यूसर है, सिंगल मैन्युफैक्चरर है, इस कारण से कोई कंपटीशन तो है ही नहीं। सो मोनोपोलिस्ट फिर कुछ भी करता है, सो पावर होती है उसके पास, वो कम तनख्वाह भी देता है, वेजेस भी कम देता है। एक्सटर्नलिटीज कैन डिटर्मिन डैमेज द एनवायरनमेंट। एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं वो फैक्टर्स जो हम बोलते हैं ना स्लेप्ट, SLEPT। सो स्लेप्ट क्या होता है? सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये फैक्टर्स जो है ना ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, ये सब थ्रेट्स हैं। इट टेंड्स टू लीड टू अ लार्ज इनइक्वालिटी, क्योंकि कुछ लोग रिच बन जाते हैं उससे इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है। इट इज़ प्रोन टू बूम एंड बस्ट इन इकोनॉमिक साइकिल्स। सो हमारे जो इकोनॉमिक साइकिल ऐसे चलते हैं, ऊपर है फिर नीचे आ गया, फिर और ऊपर जाएगा, फिर बहुत नीचे आ जाएगा, फिर सो रिसेशन पीरियड, बूम पीरियड, बून पीरियड, बेन पीरियड, राइट। सो उस पर ये बस्ट भी कर जाते हैं। सो 100% प्रॉफिटेबल नहीं होता कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स हैं? इंडिया में देखो मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही है, अब इसके फीचर्स क्या है? को एग्जिस्टेंस है, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। सो अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, देयर आर गवर्नमेंट बैंक्स जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, एंड देयर आर प्राइवेट बैंक्स। देन देयर इज़ पर्सनल फ्रीडम उनको मिलती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू काम होता है हमेशा। प्रॉफिट मोटिव प्राइवेट सेक्टर का होता है, सोशल वेलफेयर मोटिव गवर्नमेंट सेक्टर का होता है। प्राइस मैकेनिज्म, प्राइसेस जो तो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं उनकी तो प्राइसेस प्राइवेट सेक्टर डिटर्मिन करता है, लेकिन जो नॉट नॉर्मल है यानी कि जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है उनकी प्राइसेस कंट्रोल्ड होती हैं। चेक ऑन द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ पे हमेशा चेक रहता है, एंड मोनोपोली पावर बन नहीं पाते।
सो प्लानिंग है क्या, हमने पढ़ा ना इकोनॉमिक प्लानिंग. सो व्हाट इज दिस प्लानिंग? एक प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज़. किसी भी नेशन के रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको हम प्लानिंग कहते हैं. इट शुड हैव सम जनरल गोल्स एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दैट आर टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. इसके जनरल गोल्स भी होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जो हमें अचीव करने होते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में. इन इंडिया प्लान्स आर ऑफ 5 year ड्यूरेशन एंड आर कॉल्ड 5 year प्लान्स. सो इंडिया में इनको 5 year प्लान्स बोलते हैं. सो नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग. व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, उसकी इकोनॉमी ग्रोवलिंग इन डस्ट. सो धूल थी, मिट्टी थी, पता ही नहीं था आगे करना क्या है. ब्रिटिशर्स लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी क्रिपल्ड, बहुत बुरी हालत में छोड़ के गए. एंड फादर्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर्मुलेटेड 5 year प्लान्स. सो इंडियन इकोनॉमी जिसने डेवलप करनी शुरू की, उन्होंने 5 year प्लान्स बनाए. 5 year प्लान्स में क्या होता है, ताकि 5 साल, अगले 5 साल में क्या रोड मैप होगा उसके बारे में वो सोच पाएँ. सो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आई जिनके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी थी. सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम थी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. बहुत सारे लोग वर बिलो द पॉवर्टी लाइन. फॉरेन ट्रेड वाज ओनली टू ब्रिटिश, और वो भी रॉ मटेरियल का था. इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत थी, बिकॉज लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. पॉपुलेशन प्रेशर, देयर वाज अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आफ्टर 1921, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं ना उसको. डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको प्रॉपरली और बेटर तरीके से डेवलप कर पाएँ. इन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट्स ने प्लानिंग कमीशन शुरू किया था. सो प्लानिंग कमीशन एक ऐसी इंस्टीट्यूट थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की थी, जिसका काम 5 year प्लान बनाना था अमंग अदर फंक्शंस के साथ साथ. प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप बाय रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 1950 में सेटअप हुआ था. ये 1 मार्कर क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि प्लानिंग कमीशन बना 1950 में था, बट फर्स्ट प्लान 51 में आया था. इन परसुएंस ऑफ डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट ए रैपिड राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल बाय एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. सो किसी भी गवर्नमेंट का काम क्या है, rise in, make the efforts for rising in standard of living for the people. लोगों का standard of living improve करना and exploit करना resources को. Increasing production and offering opportunities, production को बढ़ाना और employment opportunities को और increase करना community के लिए. यही प्लानिंग कमीशन का भी काम था. सो गोल्स क्या थे 5 year प्लान्स के? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन. सबसे पहला काम ग्रोथ का था, मॉडर्नाइजेशन. हमने बोला ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत थी, सेल्फ रिलायंस. इवन 1960s से पहले हम लोग जो वीट बेसिक इंग्रेडिएंट थे खाने के लिए, वो भी हम बाहर से मंगवाते थे. एंड इक्विटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ टू ऑल. सो लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग क्या थे? पहला था मॉडर्नाइजेशन. सो एक ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना जिससे सोशल आउटलुक चेंज होती है. सेल्फ रिलायंस, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स. सेल्फ रिलायंस, इम्पोर्ट्स कम करो जिससे फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े. इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर विद इन द कंट्री प्रॉपर ग्रो हो गया ना, इंक्रीज इन द एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर विद इन द कंट्री प्रॉपर ग्रोथ हो गई तो हमें बाहर के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा. इक्विटी, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ. जो भी हमारी इनइक्वालिटी है ना इनकम की और वेल्थ की, उसको रिड्यूस करना. फुल एम्प्लॉयमेंट, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप इज एक्चुअली एंगेज्ड इन सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट. जो लोग काम कर सकते हैं और काम करने की एज में हैं, उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए. ये हमारे 5 year प्लान्स बने थे. सो फर्स्ट प्लान 51, तो आई टोल्ड यू कि 50 में प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन फर्स्ट प्लान बना 51 में था. सो 51 से 56, सेकेंड प्लान 56 से 61, ऑल 5 years एक्सेप्ट दीज 3 प्लान्स. ये 3 एनुअली बने थे. 66, 67, 67, 68, 68, 69, ये 3 साल के प्लान्स एनुअली बने थे. देन देयर वाज 4th प्लान, 5th प्लान, 6th, 7th. सो 12 प्लान्स टोटल बने थे. द लास्ट वॉज 2017 तक प्लानिंग चली है ये. उसके बाद नीति आयोग एस्टैब्लिश हो गया. नीति की फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग. सो पहले नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म है.
ये नीति है ना, सो फुल फॉर्म ऑफ नीति इज नेशनल, एन, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, वो आयोग जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया को प्रमोट करता है। ये 1 जनवरी 2015 बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी इज दी हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज एस्टैब्लिश दिस इज एस्टैब्लिश बाय हिम ओनली। प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके बनाया। इसका एम क्या है? टू फॉस्टर द इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। सो फॉस्टर करना इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी पॉलिसी मेकिंग कर रही हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना। इसका चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियो है। फंक्शंस एंड रोल ऑफ नीति आयोग, टू evolve a shared vision of national development with the active involvement of states। पर्पस क्या है? नेशनल डेवलपमेंट, लेकिन स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ। टू डेवलप credible plans at the village level and aggregate these at higher levels of government। credible plans बनाने हैं विलेज लेवल पे और उनको एग्रीगेट टोटल करना है हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। टू फॉस्टर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है स्टेट्स भी एग्जिस्ट करें और सेंटर भी एग्जिस्ट करे, दोनों के अपने अपने पावर्स और ड्यूटीज़ होनी चाहिए। स्टेट्स एंड सेंटर, फेडरल मतलब फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स स्टेट्स एंड सेंटर टुगेदर, रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन। जितनी स्टेट स्ट्रॉन्ग होंगी उसी से नेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा ही बनेगा। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 55 तक था। टोटल बजट था $206.8 बिलियन रुपीस INR में, एंड USD $23.6 बिलियन का। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और इसकी अचीवमेंट्स क्या हुई? लेट अस फाइंड आउट। ऑब्जेक्टिव्स, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कम्युनिटी एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, कम्युनिटी और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो, क्योंकि उस टाइम पे हम खाना भी बाहर से मंगवाते थे, कनक भी बाहर से आती थी, राइट। एनर्जी और इरिगेशन फैसिलिटीज़ बेटर हों, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट इंप्रूव होना चाहिए, इंडस्ट्री इंप्रूव होनी चाहिए, लैंड रिहैबिलिटेशन। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था जिम्मेदार एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल में हमेशा झगड़ा चलता रहता था। सोशल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट और एट रिड्यूस प्राइसेस। टारगेट ऑफ GDP ग्रोथ 2.1 पर ईयर, एक साल में 2% का ग्रोथ हम टारगेट करते थे। अचीव्ड हैड बीन 3.6 पर ईयर, हम लोग 3.6 पर ईयर अचीव कर रहे थे। सो हमारी अचीवमेंट्स क्या थी? GDP 3.6 पर ईयर, एवोल्यूशन ऑफ गुड इकोनॉमिक, इरिगेशन सिस्टम। हमारा इरिगेशन सिस्टम काफ़ी फ़र्क पड़ा, ये भाखड़ा नंगल डैम बना, इसी तरह और 2-3 डैम्स बने थे जिनके कारण काफ़ी इम्प्रूव हुआ था इरिगेशन सिस्टम। इम्प्रूवमेंट इन रोड्स हुआ, सिविल एविएशन, रेलवेज इंप्रूव हुआ, टेलीग्राफ, पोस्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट ईयर प्लान के बाद बनानी शुरू कर दी थी। अब ये थी 5 ईयर प्लान की समरी। सो फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, राइट, थर्ड प्लान, 3 एनुअल प्लान, फोर्थ प्लान, फिफ्थ। अब क्या कहता है? जैसे फर्स्ट प्लान है ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में लॉन्च हुआ था, फोकस ऑन एग्रीकल्चर। फर्स्ट प्लान में 1951 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती थी। सो ऑब्वियसली फर्स्ट प्लान का मोटिव क्या होना था? एग्रीकल्चर ओनली, दैट वाज द मोटिव। फोकस एग्रीकल्चर पे ही था। प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट। सो सक्सेसफुल प्लान प्राइमरीली बिकॉज ऑफ गुड हार्वेस्ट हुआ था लास्ट 2 ईयर्स ऑफ द प्लान, 55-56 में एंड 54-55 में अच्छा हार्वेस्ट निकला था। देन इट इज सेकेंड प्लान। सेकेंड प्लान इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, महालनोबिस। सो इस प्लान को हम महालनोबिस प्लान भी बोलते हैं। जो इकोनॉमिस्ट था उसके नाम पे ये प्लान पड़ा था, उससे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ सेकेंड प्लान में। एडवोकेटेड ह्यूज इंपोर्ट थ्रू फॉरेन लोन्स, फॉरेन से लोन आने शुरू हो गए, उससे इंपोर्ट बढ़ गया। शिफ्टेड बेसिक एम्फेसाइजेस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री फॉर टू सून, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे हम जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर पाए। इस प्लान में प्राइसेस इंक्रीज बाय 30% अगेंस्ट अ डिक्लाइन ऑफ 13% फर्स्ट प्लान में। प्राइसेस 30% इंक्रीज हुई हैं, लेकिन फर्स्ट प्लान में 13% डिक्रीज हुई थी। At its conception, it was felt that Indian economy had entered a take-off stage. So third plan, target 5.6 का था, actual growth 3 की थी.
सो हमें ये लगा कि इंडियन इकोनॉमी ने एक अच्छा टेक ऑफ स्टेज ग्रो कर लिया। इट्स एम वॉज टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट क्या होता है? मैंने बोला ना, कनक भी हम बाहर से मंगवाते थे। सो सेल्फ रिलायंट बनाना सबसे पहला मोटिव था, और सेल्फ जनरेटेड इकोनॉमी, सब कुछ हम यहाँ बनाएं। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट टू प्लान्स, एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी दी गई, एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्री को भी सपोर्ट किया गया। कंप्लीट फेलियर इन रीचिंग द टारगेट्स ड्यू टू अनफोर्सिन इवेंट्स। कुछ ऐसे अनफोर्सिन इवेंट्स हो गए, जैसे 62 में वॉर हो गया इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया चाइना का, एंड 65 में हो गया इंडिया पाकिस्तान का। उस स्फीयर ड्रॉट हुआ 65-66 में। दैट इज़ वाई थर्ड प्लान वॉज अ फेलियर। उसके बाद हमें 3 एनुअल प्लान्स बनाने लगे, क्योंकि क्राइसिस हो गया था एग्रीकल्चर में, सीरियस फूड शॉर्टेज थी, फाइट्स के कारण, लड़ाइयों के कारण भी एक रीज़न था। दैट नेसेसिटेड दी एम्फेसाइजेस ऑन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग दी एनुअल प्लान्स। जैसे ये बोला गया कि एग्रीकल्चर, जहाँ भी ज़मीन मिले कुछ ना कुछ सो इन करो, सो दैट वी कैन हार्वेस्ट इट। ड्यूरिंग दिस प्लान्स अ होल न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी वॉज इम्प्लीमेंटेड, इन्वॉल्व्स वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स। जो HVY सीड्स थे ना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिससे HVY सीड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का फ़ायदा क्या हुआ? एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स किया गया, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल जितना भी था, सॉइल को कंजर्व किया गया ताकि हम ग्रोथ कर पाते। सो एनुअल प्लान्स में इकोनॉमी अब्जॉर्व द शॉक्स जनरेटेड ड्यूरिंग द थर्ड प्लान। जितने भी थर्ड प्लान के शॉक्स थे इकोनॉमी में सेट होने शुरू हो गए। देन फोर्थ प्लान था 69 से 74, 5.7% का टारगेट था, 3.3 ही अचीव हो पाया। इसमें मेन एम्फेसाइजेस था ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर टू अनेबल अदर सेक्टर्स टू मूव फॉरवर्ड। बाकी सेक्टर्स को हम मूव फॉरवर्ड के लिए करते थे। फर्स्ट 2 years ऑफ द प्लान सॉ रिकॉर्ड प्रोडक्शन। पहले 2 सालों ने अच्छा प्रोडक्शन दिखाया। लास्ट 3 years डिड नॉट मेजर अप ड्यू टू पुअर मानसून के कारण वो रह नहीं पाए। उसके बाद बांग्लादेशी रिफ्यूजीज आने शुरू हो गए 1971 इंडो पाक वॉर के बाद। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू था, जिसके कारण हमारे प्लान्स बीच में प्रॉपर नहीं हो पाए। 74 से 79 फिफ्थ प्लान था, DD धर ने लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, प्रमोशन ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन दी डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग्स। ये देखा गया और उस टाइम पे इसको और बेटर इम्प्रूव किया गया। हमने अभी PC महालनोबिस की बात पढ़ी है, जो सेकंड प्लान में इंपॉर्टेंट बंदा था। सो ही इस्टेब्लिश द नेशनल सैंपल सर्वे 1950 में, एंड सेट अप द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन टू कोऑर्डिनेट स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन 1955 में। कॉन्टिन्यूड इन द कैपेसिटी टिल 1967, प्लानिंग कमीशन में ही रहा वो। 1959 में द ISI वॉज डिक्लेयर्ड। ISI है इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वॉज डिक्लेयर्ड एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये बोल दिया गया कि नेशनल इंपॉर्टेंस का जगह है